हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो आइए आज हम कक्षा 9th का एक टॉपिक पढ़ते हैं, बल तथा गति के नियम। तो जो बल तथा गति के नियम हैं तो इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देख लें। और वीडियो देखें। वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। ठीक है। तो देखिए, बल तथा गति के नियम। तो पहले हम बात करते हैं बल की। तो पहले हम बात करेंगे बल की कि बल क्या है। क्लास 9th चैप्टर 9। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए बल। तो बल की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब हमें किसी वस्तु में परिवर्तन करना होता है, उसके स्थान में परिवर्तन करना होता है, तो या तो हमें वस्तु को धक्का देना पड़ता है, या उसे खींचना पड़ता है, या उसे धकेलना पड़ता है, या उसमें ठोकर मारनी पड़ती है, तभी जा कर के क्या होता है, वस्तु में विस्थापन होता है, यानी उसकी जो स्थान है उसमें परिवर्तन होता है। तो यही क्या है, यही बल कहलाता है। बल क्या कहलाता है? यदि हमें किसी वस्तु में परिवर्तन कराना हो, उसके स्थान में परिवर्तन कराना हो, तो उस पर हमें बल लगाना पड़ता है, और या तो उसे धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है, ठोकर मारनी पड़ती है, उसे हम बल कहते हैं। और अब बल भी दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित। एक हुआ असंतुलित और दूसरा हुआ संतुलित। ठीक है। तो ये दो प्रकार के बल हैं। अच्छा, संतुलित बल क्या कहलाता है? संतुलित बल देखिए, इस प्रकार का बल है जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर समान मात्रा में बल लगाया जाए तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बक्सा रखा हुआ है, इस पर दो लोग इसमें बल लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ दो लोग इस पर दोनों ओर से बल लगा रहे हैं। ये पहला वाला व्यक्ति इधर से और दूसरा वाला व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है, और दोनों का बल कैसा है, बराबर मात्रा में है। तो क्या होगा, आप बताएं कि क्या होगा? क्या बक्से में कोई परिवर्तन होगा? बक्से की जो स्थिति है जहाँ वो रखा है, तो क्या वो बक्सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकेगा? हमें तो लगता है कि नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये दोनों कैसा बल लगा रहे हैं? समान बल लगा रहे हैं बक्सा के ऊपर। ठीक है। जो बॉक्स है उसके ऊपर समान बल लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब दोनों बल समान होंगे तो वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, यानी विस्थापन नहीं होगा। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? ये संतुलित बल कहलाता है। इसी प्रकार असंतुलित बल है। तो असंतुलित बल में क्या होगा कि कोई बॉक्स है, तो इसमें एक व्यक्ति यहाँ ज़्यादा बल लगा रहा है और एक व्यक्ति यहाँ कम बल लगा रहा है। ठीक है। ये ज़्यादा बल लगा रहा है और ये कम बल लगा रहा है। ठीक है। तब क्या होगा, ये बल ज़्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो किस तरफ विस्थापित होगा, यानी किस तरफ खिसकेगा? क्योंकि जो ज़्यादा बल लगा रहा है जो व्यक्ति, तो वो जो बॉक्स है वो किसकी तरफ खिसकेगा? कम बल लगाने वाले व्यक्ति की तरफ खिसकता है। तो ये बल क्या कहलाता है? असंतुलित कहलाता है। और जब यदि हमें वस्तु में विस्थापन कराना होता है तो क्या करना पड़ता है? हमें असंतुलित बल की ही आवश्यकता होती है। क्या होती है? असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तभी किसी वस्तु में विस्थापन हो सकता है।
क्योंकि यदि असंतुलित बल नहीं होगा तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ बल, अब आगे देखते हैं हम गति के नियम। तो गति के नियम, जो न्यूटन के गति के नियम हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पहला नियम है, तो पहले नियम के अनुसार क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहती है, तथा विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है। यह क्या है, गति का प्रथम नियम है। जब कोई वस्तु यदि अपने स्थान पर है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे हम कहें कि जो कुछ एक आनत तल है, हमने यहाँ 2 आनत तल लिए इधर। अब जब हम इस आनत तल पर क्या करते हैं, किसी गोली को यहाँ से छोड़ते हैं, किसी गोली को, गोली मतलब कंचा खेलने वाली, तो वो गोली को हम यहाँ से छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जितनी ऊंचाई से हमने उस गोली को छोड़ा है, यहाँ दूसरे तल पर भी वो गोली उतनी ही ऊंचाई तक जाती है। क्यों जाती है? और फिर बार बार फिर इधर से फिर वापस आएगी, वो जितनी ऊंचाई तक इधर जाएगी फिर उसी ऊंचाई तक इधर जाएगी। तो बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि इस पर कोई अभी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो मतलब ये गतिमान है तो ये गतिमान ही रहती है, और अपने आप यहाँ से, जहाँ से जितनी ऊंचाई से हमने इसको छोड़ा गया है, दूसरे तल पर वो उतनी ही ऊंचाई पर ऊपर तक पहुँच जाती है, फिर उधर से उतनी ही ऊंचाई पर इस तरफ आ जाती है, क्योंकि उसका जो वेग है वो कैसा है, जितने नीचे आती है गोली उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसी इस प्रकार इस तरफ से जितनी नीचे आएगी उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरी बात, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। जैसे मान लीजिए बड़ी कोई चट्टान है, यदि चट्टान है, यदि हम उसको धक्का देते हैं तो क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने स्थान पर रखी रहती है। क्यों? इसे क्या कहते हैं हम, इस नियम को इसलिए जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्यों कहते हैं जड़त्व का नियम? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा है परिभाषा में कि जब कोई वस्तु अपने स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो या बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है। अब आती है बात जड़त्व की। तो जड़त्व आखिर क्या कहलाता है? जड़त्व है जो वो वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, वस्तु का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी मैंने बताया था किसी चट्टान को, जैसे हमने कोई ट्रेन है, ट्रेन को यदि हम धक्का देंगे तो क्या होगा, ट्रेन को यदि हम धक्का देंगे तो क्या ट्रेन गतिशील हो सकती है? नहीं। उसकी अपेक्षा यदि हम 5 किलो के पत्थर को धक्का दें तो क्या होगा, पत्थर गतिशील हो जाता है या उसमें विस्थापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जड़त्व है वो क्या है, कम है, और जो ट्रेन है उसका जड़त्व अधिक है। तो जो उसका यानी अपन जिस वस्तु पर बल लगाते हैं, हमने किसी पत्थर पर बल लगाया, किसी पत्थर पर मान लीजिए हमने यहाँ बल लगाया, तो क्या होता है कि जितना हम बल लगा रहे, हमारा बल कितना होना चाहिए, उस पत्थर के बल से अधिक होना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी एक वस्तु भी एक बल लगाती है, और जितना वो बल लगाती है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान या जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है?
द्रव्यमान या जड़त्व कहलाता है। तो पहले तो हमें इसके बराबर लगाते हैं। जब बराबर बल लगाते हैं किसके, वस्तु के, तो वस्तु विस्थापित नहीं होती हो। जब हम थोड़ा उसके बल से अधिक बल लगाते हैं तब वस्तु विस्थापित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यदि जो वस्तु है वो एक प्रकार से एक बल लगाती है, वो क्या है, उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, ये तो बात होगी जड़त्व की। ठीक है, कि उसका जो द्रव्यमान है वो किसकी माप है, एक जड़त्व की माप है, किसी वस्तु के की जड़त्व की माप है। अब आइए हम देखते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का जो द्वितीय नियम है, तो गति के द्वितीय नियम से हम समझेंगे कि जो गति का द्वितीय नियम है, जब किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल किसी वस्तु कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। द्वितीय नियम, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु में विस्थापन होता है। क्या होता है, वस्तु में विस्थापन होता है। मैंने पहले ही कहा है कि जब हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल ना हो तब तक किसी वस्तु में विस्थापन होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि जितना वस्तु हमारे ऊपर विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है, यदि हमारा बल भी उतना ही हुआ, यदि बल बराबर होंगे तो क्या होगा, वो संतुलित बल माने जाएंगे, वो वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होगा। इसलिए एक बल कम होगा और एक बल अधिक होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। तो जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वस्तु में क्या हो जाता है, विस्थापन होता है। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। क्या है, कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, मान लीजिए प्रारंभिक वेग u है। क्या है, प्रारंभिक वेग u है और समय कितना है, t, कितना है, t समय है। ठीक है, यानी t समय तक किसी वस्तु पर बल लगाया गया है, किसी वस्तु है, ये m द्रव्यमान की है। ठीक है, तो उसका समय क्या है, t है। और इसके बाद जब वो गतिशील हो जाती है तो अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तब संवेग में परिवर्तन, फिर संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग में परिवर्तन बराबर होगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग p बराबर mu, m इसका द्रव्यमान है वस्तु का और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना हुआ, p1 बराबर mu और अंतिम वेग क्या हुआ, p2 बराबर mv, क्योंकि अंतिम वेग क्या था हमारा, v था। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन,
तो यहाँ लिखेंगे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब देखिए संवेग में परिवर्तन की जो दर है इस किसके समानुपाती होती है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी दोनों पहला वेग और अंतिम वेग के दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर, या उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो वो किसके? उसके समानुपाती होती है। आइए हम देखते हैं अब। तो यहाँ हमने लिखा P2 अंतिम वेग माइनस P2 माइनस P1 अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। ठीक है, P2 माइनस P1। अब देखिए यहाँ हम इसको मान रख देते हैं। P1 का मान कितना है? तो यहाँ हो जाएगा P1 का मान कितना होगा? mu माइनस mv, ये हो जाता है। अब जब हम इसको हटाते हैं तो क्या होगा? यहाँ मैं साफ कर देता हूँ। अब हमने देखा यहाँ कि अंतिम वेग क्या है? mv, और प्रारंभिक वेग क्या है? mu। ठीक है, P2 माइनस P1 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ m इंटू, यहाँ हमने m को बाहर ले लिया, यानी द्रव्यमान दोनों में एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा v माइनस u। ठीक है, v माइनस u हो जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू v माइनस u बटे t। अब चूंकि ये हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ v माइनस u बटे t, ये क्या है? ये क्या है आपका? a। क्या है? ये त्वरण है। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। ठीक है, त्वरण क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। ठीक है, किसी निश्चित समय समय अंतराल, निश्चित समय का समय में समय अंतराल। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ? त्वरण, यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने तो ये का मान क्या है? v माइनस u बटे t। तो यहाँ क्या हो जाता है? देखिए यहाँ हमने m इंटू, यहाँ आप क्या करते हैं? हम यहाँ इसकी जगह पर समानुपाती की जगह पर k रख देते हैं, और यहाँ m बराबर, और यहाँ हो जाएगा a। क्या हो जाता है? a, यानी इस पूरे के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? a, त्वरण। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाता है? या हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर, या लिख सकते हैं बल। F बराबर क्या हो जाता है? K m और a। चूँकि K है, जो K एक स्थिरांक है, K स्थिरांक है, इसलिए F बराबर ma, ये हमारा निकल आता है। अब यदि हमें बल निकालना है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल निकालना है, तो हम इस फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं, हाँ तो देखिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए 2 किलोग्राम की वस्तु है, 2 किलोग्राम की वस्तु, 2 किलोग्राम की वस्तु, 2 किलोग्राम की वस्तु, 2 किलोग्राम की जो वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, की दर से त्वरित करने पर
यानी क्या है, 2 किलोग्राम की वस्तु है और 5 मीटर वर्ग सेकंड की दर से उसका त्वरण है। क्या है त्वरण, क्या है 5 मीटर वर्ग सेकंड उसका त्वरण है। और 4 किलोग्राम की वस्तु को 4 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर वर्ग सेकंड की दर से त्वरित करने पर अब इनका हमें बल ज्ञात करना है। क्या करना है, तो अब देखिए इस पर बल की गणना करना है करने पर, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पहली स्थिति है यहाँ क्या है, m बराबर क्या है 2 किलोग्राम, क्या है m बराबर क्या है 2 किलोग्राम, ठीक है। m बराबर 2 किलोग्राम है और जो दर है समय है t बराबर कितना दिया गया है 5, कितना है 5 मीटर वर्ग सेकंड दिया गया है वर्ग बल समय, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो बल अब दो जगह बल F1 बराबर M1 और A1, इसमें डायरेक्ट हमें क्या दिया गया है, ये समय नहीं दिया गया है, ये क्या है ए है, ये त्वरण दिया गया है, ठीक है। तो पहला वाला जो बल है F1 बराबर M1, क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं के हमें बल की कंपेयर करना है, ठीक है, कि बल कैसा है, संतुलित है कि असंतुलित है। तो F1 बराबर जो पहला बल एक वस्तु पर लगने वाला M1 और A1, ठीक है, बराबर M कितना है यहाँ 2 और इंटू त्वरण, पूरा त्वरण दिया गया है यहाँ, त्वरण कितना है 5। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 10 न्यूटन जे निकलता है। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, वस्तु का कितना है द्रव्यमान 4 किलोग्राम, तो m बराबर कितना है 4 kg, ठीक है, कितना है 4 kg। और यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर कितना दिया है 2 मीटर वर्ग सेकंड, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं F2 बराबर यहाँ M2 और A2, M2 मतलब 4 किलोग्राम और इंटू A कितना दिया गया है तुरंत 2, ठीक है, तो बराबर 4 दूना 8 न्यूटन। अब देखिए यहाँ कौन सा बल ज़्यादा, कौन सा कम है और कौन सा अधिक है। तो देखिए हम देखते हैं कि जो पहला वाला बल है ये क्या है अधिक है, यानी ये बल दोनों क्या है संतुलित नहीं है, तभी तो वस्तु में विस्थापन हुआ, क्योंकि जो विस्थापन है जो बल है वो दोनों वस्तुओं के जो मध्य बल लगता है वही होता है। चाहे हम किसी वस्तु पर बल लें तो हम अपन लोग भी एक वस्तु कहलाएंगे ना, तो इसलिए ये बल कैसा है असंतुलित है, और जब असंतुलित बल लगता है तभी किसी वस्तु में विस्थापन होता है, एक बल हमेशा अधिक होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं अगला जो तीसरा नियम है। तो तृतीय नियम में क्या है, तृतीय नियम है जो गति का, अब इसे हम देखते हैं। जो गति के तृतीय नियम के अनुसार, अब देखिए जो तृतीय नियम है, जब एक वस्तु तृतीय नियम क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी
दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। हमने देखा कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु भी उस पर क्या होती है, बल लगाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। क्यों? मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति इसको खींच रहा है। ठीक है, यहाँ कोई बस ये स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग है, एक दोनों को एक साथ क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, फंसा देते हैं और एक तरफ इसका सिरा बांध देते हैं, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति इसको खींचता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम इसको खींचते हैं और थोड़ी यदि हम अपने बल को कम कर दें तो ये स्प्रिंग हमको वापस खींचती है। इससे हमें पता चलता है कि कोई जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वो वस्तु भी हमारी तरफ कोई बल लगा रही है, वो अपनी ओर खींच रही है। तो क्या होता है, जब वस्तु बल लगाती है तो ये जो दूसरी वस्तु है वो भी उतना ही बल लगाती है जितना पहली वस्तु लगा रही है। क्या होगा, उतना ही बल लगाएगी पहली वस्तु जितनी दूसरी वस्तु लगा रही है। हमने पढ़ा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन जो बल बराबर क्या होता है, वो बल समान होता है। दोनों का बल कैसा होता है, समान। जितना एक वस्तु उस पर लगा रही है दूसरी वस्तु उस पर लगाएगी और ये बल समान होगा, लेकिन उसकी जो दिशा है, जो क्या है, जो बल है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। कोई व्यक्ति इसको इस तरफ खींच रहा है तो ये दूसरी वाली स्प्रिंग यहाँ जुड़ी हुई है, तो जो ये अपनी इसको ये इस तरफ खींचेगी दूसरी वाली वस्तु को और ये इस तरफ खींचेगी। तो बल तो दोनों का बराबर होता है, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। वो इस तरफ एक वस्तु इस तरफ खींच रही, बल लगा रही है, दूसरी वस्तु इस तरफ बल लगा रही है। तो छात्रों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको पूरा देखें वीडियो को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।